अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी जिन की शरंगेज़ी क्या दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। सईद जल्दी से उसकी तरफ लपका, बाजुओं में भर के फर्श से उठाया और उसके कमरे में लाके बिस्तर पे लिटा दिया। मुलाजिम से इसका ख्याल रखने के लिए कहा। खुद डॉक्टर शरीफ को बुलाने दौड़ गया जो करीब ही रहते थे। डॉक्टर शरीफ आए तो अफजल इस वक्त तक बेहोश ही पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब ने इसकी नब्ज़ देखी, दिल की धड़कन का मुआयना किया, आँखों की पुतलियाँ देखी और बैग से तकीबियत दिल का एक इंजेक्शन निकाल कर लगाया। अमोनिया भी सुंघाई गई। 10 मिनट बाद अफजल ने आंखें खोल दी, उठने की कोशिश की, मगर डॉक्टर शरीफ ने इसे उठने नहीं दिया। नहीं, कोई गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने बैग बंद करते हुए एक नुस्खा सईद के हाथ में पकड़ा दिया। ये दवा मेरी डिस्पेंसरी से मंगवा लें और मुकम्मल आराम करने दें। उम्मीद है शाम तक ठीक हो जाएंगे। ज़रूरत हो तो शाम को मुझे इत्तला कर दें, मैं और इंजेक्शन लगा दूंगा। कोई तशवीश की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? सईद ने पूछा। नहीं, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे एक मुद्दत से उनके जहन पे कोई बोझ है जो आज अचानक बर्दाश्त से बाहर हो गया। डॉक्टर शरीफ ने जवाब दिया। बेहतर होगा कि ये अपने जहन को किसी और तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि कोई बात उन्हें ज़हनी तौर पे परेशान कर रही है, लेकिन ये इसका किसी से इजहार नहीं करती। दिल ही दिल में घुट रहे हैं। मैं मशवरा दूंगा कि दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो बात किसी हमदर्द से कह डालें। अक्सर सूरतों में ये बहुत मुफीद साबित होता है, दवा से भी ज़्यादा। डॉक्टर साहब चले गए तो सईद ने अफजल की तरफ देखा जो आंखें बंद किए हुए चुपचाप पड़ा था। तुमने सुना डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? उसने कहा। क्या अब भी तुम मुझे नहीं बताओगे कि गुज़िश्ता 1 माह से तुम्हें क्या हो गया है? इस दिन तुमने कहा था कि अगर मैंने ज़्यादा परेशान किया तो तुम इस कमरे की खिड़की से नीचे कूद जाओगे। आज मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने अब भी अपनी ज़बान बंद रखी तो मैं नीचे कूद जाऊँगा, मगर तुम्हें साथ लेकर। मैं अकेला मरना नहीं चाहता। अफजल के होठों पे एक मुर्दा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम बेकार ही धमकियाँ दे रहे हो, वो आहिस्ते से बोला। मैं खुद अब इस उलझन को सुलझाते तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, शायद तुम इसका कोई हल बता सको। वो तकिए के सहारे उठकर बैठ गया। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जिस वारदात की खबर आज सुबह तुमने अखबार में पढ़ी है, मैं इससे कल रात ही वाकिफ़ हो गया था, तब तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारे दस्ते हक़ पे बैत कर लूँगा कि लोग वली और पीरों के साथ यही सलूक करते हैं। सईद ने जवाब दिया। मजाक मत करो, मैं बेहद संजीदा हूँ, अफजल ने कहा। मैं 2 माह से एक अजीब व गरीब ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब? सईद चौंका। फ़िलहाल तो तुम इसे ख्वाब ही समझ लो, अगरचे मैं अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर सका अगर वो ख्वाब है तो इस पर हकीकत का गुमान क्यों होता है, और अगर हकीकत है तो ये कैसी हकीकत है जो ख्वाब से शुरू होती है। गुज़िश्ता महीने तुम्हें याद होगा कि जिस दिन सुबह को तुमने मेरी तबीयत को ख़राब महसूस किया था, इससे एक शाम पहले हम लोग पिक्चर देख के वापस आए थे, तो तुम खाना खा के सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, मगर मैं तकरीबन 11 बजे तक जागता रहा। तबीयत किसी नामालूम वजह से बेचैन और परेशान थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शैतानी ताकत मुझे घूर रही हो। मैंने इस एहसास से पीछा छुड़ाने की हर चंद कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। आखिर इस आलम में पता नहीं किस तरह मुझे नींद आ गई। फिर मुझे यूँ लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने ख्वाब ही में किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी, और इस आवाज़ के साथ ही जैसे मुझे किसी ने उछाल के फ़िज़ा में फेंक दिया। खुदा मालूम मैं कितनी देर इस तरह फ़िज़ा में तैरता रहा, यहाँ तक कि आखिर में मैंने ख़ुद को नीचे उतरते हुए महसूस किया। मैं इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा था कि मैंने घबरा के आंखें खोल लीं, और फिर चंद लम्हों बाद आंखें खोलीं तो अपने आप को एक कमरे में पाया।
मैंने इस वक्त बाहर निकल के नहीं देखा, मगर किसी गैर मालूम तरीके से मुझे मालूम हो गया कि ये किसी होटल का कमरा है। मैंने देखा कि मैं इस कमरे में तन्हा नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत ही हसीन लड़की भी मेरे साथ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद जब मैं इससे मुखातिब हुआ तो इसका नाम खुद से मेरी ज़बान पे आ गया। इसका नाम सुरैया था। मुझे इस पर भी कोई हैरत नहीं थी कि वो मेरे साथ इस कमरे में कैसे बैठी है, क्योंकि कोई एहसास मुझे बता रहा था कि मैं खुद इसे अपने साथ लेकर यहाँ आया हूँ। अजीब बात यह थी कि अजनबी होने के बावजूद हम एक दूसरे से मोहब्बत की बातें शुरू कर दी, और हैरत की बात यह कि वो बज़ाहिर किसी दौलतमंद और शरीफ घराने की लड़की नज़र आती थी, लेकिन फिर भी किसी शर्म व झिझक के बगैर मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे रही थी। मेरे अंदर इस वक्त अजीब तरह का एहसास था। ज़बान से मोहब्बत भरे अल्फाज अदा करने, अमलन मोहब्बत का इज़हार करने के बावजूद मेरे दिल में कोई उमंग, कोई जोश और कोई आरज़ू नहीं थी, बल्कि इसी तरह जैसे मैं कोई मशीन हूँ, जैसे ये सब कुछ करने का हुक्म दिया गया हो। अचानक मैंने देखा कि हमारे सामने एक मेज़ भी रखी है, और इस मेज़ पर शराब की बोतल और 2 गिलास मौजूद हैं। किसी नामालूम वजह से आज खुद मेरा हाथ शराब की बोतल की तरफ बढ़ गया। मैंने 2 गिलास भरे, एक खुद लिया और दूसरा इसे दिया, और हम दोनों ने एक ही मर्तबा में पूरा गिलास खाली कर दिया। शराब का हलक से उतरना था कि मेरे जिस्म में एक अजीब तरह की सनसनी सी दौड़ गई। मुझे कुछ गर्मी महसूस हुई। मैंने हवा की जुस्तजू में कमरे की खिड़की से देखा। खिड़की खुली हुई थी और बाहर किसी दरख्त की शाखों के नीचे चौदहवीं का चांद चमक रहा था। मैंने महसूस किया इन शाखों में से एक शाख पर 2 अंगारे रोशन हैं। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंगारे नहीं, किसी जानवर की आंखें हैं, बिल्कुल शोले की तरह चमकती हुई। फिर कुछ यूँ महसूस हुआ जैसे वो जानवर कोई उल्लू है। इस एहसास के साथ ही मेरे कानों में उल्लू के बोलने की खौफनाक तरीन आवाज़ें आईं। मेरे जिस्म में फुरफुरी सी दौड़ गई। अचानक अंगारों ने हरकत की। उल्लू शाख से उड़ के कमरे में आ गया और मेरे और सुरैया के सर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। एकदम मुझे महसूस हुआ जैसे मैं गहरी तारीख में डूबता जा रहा हूँ। मेरी आंखें बंद होने लगीं और दूसरे लम्हे में बेहोश होकर कमरे के फर्श पे औंधे मुँह लड़खड़ा गया। बेहोश होते होते जो आखिरी आवाज़ मेरे कानों में आई वो सुरैया की खौफनाक चीखें थीं। फिर मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर फर्श पर बेहोश पड़ा रहा। आँख खुली तो देखा सुरैया बिल्कुल इसी तरह नीम उड़िया हालत में मेरे करीब पड़ी है जिस हालत में इसका फ़ोटो अखबार में शाया हुआ। मैं घबरा के उठा, इसे छू के देखा, वो मर चुकी थी। मेरे अपने हाथ इसके खून से भर गए। कमीज़ पे निगाह पड़ी तो इसके दामन पर भी खून के धब्बे नज़र आए। मैं घबरा गया। बिल्कुल यूँ लगा जैसे मैंने ही इसे कत्ल कर दिया हो। घड़ी देखी तो रात के 2 बजे का वक्त था। बेख्तियार अपनी जान बचाने और यहाँ से भागने की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, मगर मैं इस हालत में बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने जल्दी से बाथरूम में जाके हाथ धोए, कमीज़ धोई, और हैरत की बात यह हुई कि पानी पड़ते ही खून के धब्बे यूँ गायब हो गए जैसे कभी मौजूद ही नहीं थे। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और इस दफ़ा पहली मर्तबा मुझे ये मालूम हुआ कि ये गुलिस्तान होटल था। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करता नीचे आ रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं आखिरी सीढ़ी तक लड़खड़ाता चला गया। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और इस चीख के साथ ही मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को इसी तरह अपने कमरे के बिस्तर पे पाया जिस तरह मैं सोया था। अफजल जैसे थक के खामोश हो गया है। सईद हैरत से आंखें फाड़े इसकी बात सुन रहा था। वो खामोश हुआ तो जैसे इसे भी कुछ बोलने का होश आया। हैरत अंगेज़ ख्वाब है, इसने बेख्तियार कहा। तो तुम इसे ख्वाब ही समझते हो? जाहिर बात है, ख्वाब के अलावा और क्या हो सकता है? सईद ने जवाब दिया। तुम कहते हो कि रात के 11 बजे तक जागते रहे थे। कहो हाँ हाँ, मगर सुनते जाओ। सईद ने बात काट दी। हम लोग मॉडल कॉलोनी में रहते हैं।
गुलिस्तान होटल सदर के इलाके में है और इब्राहिम जी मूसा भाई का बंगला सोसाइटी में। इन तीनों मकामात का कुल फासला 20 मील से कम नहीं हो सकता। होटल के मैनेजर का बयान है कि वो नौजवान जोड़ा 11:30 बजे होटल पहुंचा था। तो डायरेक्ट चुनाचे साबित हुआ कि तुम ख्वाब देख रहे थे। तुमने मैनेजर का बयान का हवाला दिया है, अफजल ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें ये भी याद होगा कि उसने जो हुलिया बताया था वो 100% मुझ पे दुरुस्त बैठता है। दराज कद, घुंघरीले बाल, हल्की नीली आंखें। मुझे इसका तो ख्याल ही नहीं आया, सईद ने सोचते हुए कहा। मगर इससे क्या होता है? क्या यही खुसूसियत किसी और नौजवान में नहीं हो सकती? लेकिन तुम तो इसे क्या कहोगे? जब मेरी आँख खुली तो मेरी कमीज़ का दामन गीला था। क्या? सईद ने चौंक के अफजल को घूरा। सच कह रहा हूँ। इतना ही नहीं, सुबह उठ के मैंने किसी काम से पैंट की जेब में हाथ डाला तो इसमें चाबी भी पड़ी हुई थी जो पहले मेरी जेब में नहीं थी। और मुझे यकीन है कि वो गुलिस्तान होटल के कमरा नंबर 11 ही की चाबी होगी। बड़ी अजीब बातें सुना रहे हो तुम। सईद खुद भी उलझ कर रह गया। समझ में नहीं आता आखिर इसे क्या समझा जाए। अब तुम्हें मेरी जहनी परेशानी का एहसास हुआ, अफजल ने कहा। एक तरफ कुछ ऐसी बातें थी जिनसे शुबा होता है कि मैंने ख्वाब देखा था, दूसरी तरफ ऐसे सबूत थे जो यकीन दिला रहे थे कि ये सब कुछ हकीकत है। अगर ये हकीकत है तो मैं सुरैया का कातिल हूँ। अगर मैं सुरैया का कातिल हूँ तो यकीनन दोहरी शख्सियत का मरीज़ भी हूँ और नहीं कह सकते कि कब और कहाँ इसका दौरा पड़ जाए और मैं एक के बाद एक दूसरा खून करता रहूँ। एक तरह यह खौफ, दूसरी तरह का ये ख़तरा कि पुलिस को अगर मेरा सुराग मिल गया तो मैं किसी तरह ये साबित नहीं कर सकूँगा कि मेरा ये फ़ेल दानिस्ता नहीं था। सईद को अचानक जैसे कुछ याद आया। और ये ताज़ा वारदात? इसने पूछा। क्या इसका भी ख्वाब देखा था? हाँ, तकरीबन बिल्कुल वैसा ही, अफजल ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। जब इन दिन गुजर गए और वो ख्वाब दोबारा नज़र नहीं आया और ना किसी और वारदात की खबर अखबार में आई तो मैं मुतमईन होने लगा। शायद वो मेरा ख्वाब ही था। पुलिस भी मुझे गिरफ़्तार करने नहीं आई। ये गोया मज़ीद इत्मीनान का बाइस था। वरना मेरा ताल्लुक़ हकीकी दुनिया में इस वारदात से होता तो इंस्पेक्टर रियाज को मेरा कोई सुराग तो मिलता। वो तो तुम्हारा दोस्त और बहुत होशियार पुलिस अफसर है। जब 1 महीने तक कोई ख्वाब नज़र न आया तो मैं बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। लेकिन ये खुशी देर पा साबित नहीं हुई। कल रात फिर मैंने इसी तरह का ख्वाब देखा और सुबह अखबार ने आकर मेरी बदतरीन अंदेशों की तस्दीक कर दी। अब मुझे कोई अंदेशा नहीं रहा कि मैं दोहरी शख्सियत के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका हूँ। तुम ख्वामख़्वाह किसी वहम में मुब्तला ना हो, सईद ने उठते हुए जवाब दिया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इस ख्वाब की तवज्जो ज़रूर की जा सकती है। मैं दवा लेके आऊँगा, फिर इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे। कहो दोगे तो किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा भी लेंगे। दवा लेने जा रहे हो तो मेरे कोट की जेब में बटवा रखा है, इसमें से पैसे निकाल लो। डॉक्टर साहब को भी फ़ीस भी तो तुमने अपने पास से दी, वो भी ले लेना, अफजल ने दोबारा लेटते हुए कहा। सईद ने हैंगर पे लटके कोट की जेब में हाथ डाला, एक जेब में फिर दूसरी में। बटवा यहाँ तो नहीं है, इसने कहा। ठीक है, देखो और कहीं जा सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ नहीं है। सईद ने एक एक कर तमाम जेबें देख डालीं। अभी अफजल ने कोई जवाब नहीं दिया कि कॉल बेल बजने की आवाज़ आई। इसने चौंक के दरवाजे की जानिब देखा। इस वक्त कौन आ सकता है? इसने परेशानी से पूछा। शायद अखबार वाला होगा, सईद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया। अभी इसका बिल अदा नहीं हुआ है ना? मगर वो अखबार वाला नहीं, इंस्पेक्टर रियाज था। अरे रियाज तुम? सईद ने हैरत से कहा। आज कैसे रास्ता भूल गए? मैं अंदर आ सकता हूँ? रियाज का लहजा बड़ा संजीदा था। ज़रूर आ सकते हो, सईद ने एक तरफ हटकर रास्ता देते हुए कहा।
रियाज अंदर आ गया। अफजल साहब घर पर हैं? उसने पूछा। अपने कमरे में है, उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, लेटे हुए हैं, सईद ने जवाब दिया। क्यों, खैरियत? इसने यूं ही कह दिया था। रियाज की सूरत और फिर इसका संजीदा रवैया देख के वो समझ गया कि इसकी आमद किसी सिलसिले में हो सकती है। मैं उनसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, रियाज ने अफजल के कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अफजल ने रियाज की सूरत देखी और चौंक कर उठ बैठा। चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया और आंखों से खौफ के तासुर झलकने लगा। रियाज गौर से इसकी बदलती हुई कैफियत देख रहा था। मैं एक इंतहाई तकलीफ़देह सिलसिले में अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए हाजिर हुआ हूँ, इसने कहा, और आप से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। आप चाहें तो इन सब का जवाब देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। सईद मेरा दोस्त है और मुझे आप और इनके करीबी ताल्लुकात का इल्म है। चुनाचे एक दोस्त, एक ज़िम्मेदार पुलिस अफसर, दोनों हैसियतों से मैं यही चाहूँगा कि आप कोई बात छुपाने की कोशिश ना करें। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अफजल ने अपने खुश्क होंठों पे ज़बान फेरते हुए जवाब दिया। ये बटवा आपका है? रियाज ने कोट की जेब से एक चरमी बटवा निकाल के अफजल की तरफ बढ़ा दिया। अफजल ने बटवा देखा। इसकी नज़रें सईद की तरफ उठ गईं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? सईद ने दिलेरी से आगे बढ़कर बटवा रियाज के हाथ से लेते हुए पूछा और इसे खोल के देखने लगा। गुलिस्तान होटल के कमरा नंबर 11 से, रियाज ने जवाब दिया। अफजल ने गहरी सांस ली। मैं पहले ही जानता था इंस्पेक्टर रियाज कि आप जल्दी या बदेर यहाँ पहुँच जाएंगे। ये बटवा बेशक मेरा ही है। मज़ीद मैं ये भी एतराफ़ करता हूँ, गालिबन सुरैया और नजमा का खून भी मेरे अपने हाथों से हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं कातिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसमें मेरा अपना इल्म और इरादे का कोई दखल नहीं। जो कुछ हुआ है इसे आप डबल पर्सनैलिटी यानी दोहरी शख्सियत कह सकते हैं। मैं समझा नहीं, इंस्पेक्टर रियाज ने हैरत से अफजल को देखते हुए पूछा। तुम इत्मीनान से बैठो। सईद ने कुर्सी रियाज की तरफ बढ़ा दी। मैं तफसील से पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ, अब सईद ने कहा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आपकी दुआओं की तलबगार।